डॉक्टर तो ये बचपन से ही बनना चाहती थी, पर कैंसर सर्जन बनने की तब ठानी जब इनके पिताजी कैंसर से पीड़ित हो गए। और आज इनके पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में 22 वर्ष से अधिक का अनुभव है। और इतना ही नहीं, इन्हें हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही महाकौशल की ये एकमात्र महिला कैंसर सर्जन भी हैं। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के आज हमारे इस प्रोग्राम में यानी कि खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर प्रीति जैन जी से, जो कि सीनियर कंसल्टेंट कैंसर सर्जन हैं, हेड ऑफ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, सप्तऋषि हॉस्पिटल एंड कैंसर सेंटर। साथ ही आप महाकौशल की एकमात्र महिला सर्जन हैं और आपने कैंसर सर्जरी में 22 साल का आपको एक्सपीरियंस भी है। तो आइए आज कैंसर के ऊपर बात करते हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वेलकम टू अवर शो खास मुलाकात। नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? मेरी एजुकेशन बेसिकली इंदौर से हुई है। Okay. आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंदौर। हम्म। स्कूलिंग भी वहीं से हुई, कॉलेज भी मैंने एमबीबीएस वहीं से किया, एमएस सर्जरी में मैंने वहाँ से किया और उसके बाद मैंने कई जगहों पे ट्रेनिंग प्राप्त की, जैसे कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में, Okay. नानावती हॉस्पिटल मुंबई, हम्म। फिर मैं मणिपाल कैंसर सेंटर बैंगलोर में भी रही। ओके। फिर मैंने पटना में एक महावीर कैंसर संस्थान, बड़ा 800 बेड का कैंसर हॉस्पिटल है, ओके। वहाँ पर मैं आई वाज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ कैंसर सर्जरी। तो मैंने इन सब जगहों पे काम किया। इसके अलावा मैंने थोड़ा कुछ समय मैंने न्यूयॉर्क में जो मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर है, वहाँ भी थोड़ा समय बिताया है और फिर उसके बाद मैं जबलपुर में हूँ। ओके। तो यानी कि आपका सपना डॉक्टर बनने का ही था या कुछ और बनना चाहती थी? नहीं, सपना तो बचपन से डॉक्टर बनने का ही था। जी। मतलब मेरे परिवार में ऐसा था कि जैसे घूटी में मिला के मुझे पिलाया ओके। गया था कि तुम्हें डॉक्टर डॉक्टर बनना बनना है। है। जी। तो ये चीज़ तो मेरे को बचपन से थी। अच्छा। तो क्योंकि आप कैंसर सर्जन हैं, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि कैंसर कहते किसे हैं? साधारण शब्दों में अगर समझा जाए तो कैंसर क्या है? देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि कहीं बाहर से नहीं आती है। ये कैंसर हमारे ही अपने शरीर के जो सेल्स हैं, हम्म। जैसे ये बिल्डिंग है वो कई छोटे-छोटे ब्रिक्स से मिलकर बनी है, बिल्कुल। वैसे हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको कि हम सेल्स या कोशिकाएँ कहते हैं, जी। जो कि हर समय बढ़ रही हैं, जी। अपनी बढ़त कर रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं और जी। जो पुरानी कोशिकाएँ हैं वो समाप्त हो रही हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी ये जो कांस्टेंट प्रोसेस चल रही है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी स्किन जो है वो 28 दिन में पूरी स्किन चेंज हो जाती है, एक जी। लेमन लैंग्वेज में कहा जाता है। इसका जी। मतलब ये है कि जो पुराने सेल्स थे, वो सारे रिप्लेस हो जाते हैं नए सेल्स से। ओके। तो चूंकि एक फैक्ट्री की तरह काम हमारे शरीर में लगातार चलता रहता है, हम्म। कभी-कभी इसमें एरर आ जाती है। जी। तो एबनॉर्मल किस्म के सेल बनने लग जाते हैं। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम वैसे तो बहुत ही पावरफुल होता है कि वो इन एबनॉर्मल सेल्स को ख़त्म कर सके, लेकिन कभी-कभी ये सेल्स जो हैं, ये इम्यून सिस्टम की भी बात नहीं सुनती हैं और अपनी बढ़त ऑटोनॉमस तरीके से करने लग जाती हैं। हम्म। फिर ये अपना खाना, अपना पोषण सब अपने तरीके से शरीर से लेने लग लेने जाती लगते हैं हैं। जी। और ये फिर एक हमको ट्यूमर के फॉर्म में दिखने लगता है, ओके। एक गांठ के रूप में। जी। तो ये हर अंग में लगभग इसी तरह से ये कैंसर होते हैं। जी। ये तो हो गई हमारी सिस्ट या गठान वाली बात हो हाँ गई। जी। ब्लड कैंसर के ब्लड बारे में थोड़ा कुछ हाँ जी, बताइए। ब्लड कैंसर में भी ऐसे ही होता है कि जो हमारे ब्लड खून बनाने वाले सेल्स हैं, जी। उनकी बढ़त होते हुए उनमें खराबी आ जाती है, जिसको हम म्यूटेशंस बोलते हैं। बेसिकली ये बिल्कुल ही जी। जेनेटिक लेवल पे होती है ये चीज़ें, चेंजेस डीएनए के लेवल पे। ओके। तो उनमें म्यूटेशंस आने की वजह से वो एबनॉर्मल बनने लग जाते हैं और फिर इमेच्योर सेल्स उनको कहा जाता है। जो ब्लड कैंसर में जो सेल हमको अपने सर्कुलेशन में दिखते हैं, उनको इमेच्योर सेल्स कहते हैं। तो वो इमेच्योर सेल्स नॉर्मली सर्कुलेशन में नहीं आते जब तक कि वो मैच्योर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल या फिर प्लेटलेट ना बन जाए, तब तक वो सर्कुलेशन में नहीं। नहीं। लेकिन ब्लड कैंसर्स में वो भी आने लग जाते हैं। ओके। तो ये बताइए कि कैंसर कितने टाइप के होते हैं और सबसे ज्यादा किस टाइप का कैंसर होता है लोगों को? देखिए, कैंसर जो है, अगर हम क्लासिफिकेशन पे जाएं तो बहुत तरीके के जी। क्लासिफिकेशन है।
लेकिन अगर इसको हम लोग लेमैन लैंग्वेज में अंगों से समझते हैं, जी जैसे ब्रेस्ट का कैंसर अलग जी है, मुंह का जी कैंसर अलग है, जी थायराइड ग्रंथि का जी अलग है, स्टमक का, पैनक्रियास का, बच्चेदानी का, हम्म, ऐसे हर अंग काफी का सही। कैंसर अलग है। और अगर आप कॉमन कैंसर मुझसे पूछ रहे हैं तो पुरुषों में मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है, मुंह का, गले का। इसके अलावा लंग का कैंसर कॉमन होता जा रहा है। महिलाओं में अगर हम देखें तो ब्रेस्ट का कैंसर, यूट्रस का यानी कि सर्विक्स जिसको हम कहते हैं, जी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, ये वाले कैंसर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन है। ओके। तो ये बताइए कि क्या कैंसर की बीमारी पूरी तरह से क्यूरेबल है? हाँ, कैंसर की बीमारी बिल्कुल क्यूरेबल है, बशर्ते कि उसको डिटेक्ट हम लोग बिल्कुल शुरुआती स्टेज में कर लें। ओके। लगभग सारे कैंसर जो हैं वो जी शुरुआती स्टेज में क्यूरेबल होते हैं। अच्छा। तो अक्सर ये कहा जाता है कि एक बार कैंसर हो गया तो फिर वो रिपीट ज़रूर होता है, ये कितना सच है? देखिए, ये फिर वही बात है कि डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे हमने कैंसर को ओके। डायग्नोज किया और जी, ट्रीट करना शुरू किया। हाँ जी। अगर हम देखें कि पहली स्टेज का कैंसर है, जो कि शुरुआती स्टेज है, जी, उसमें अगर हम उसका इलाज सही तरीके से कर लेते हैं, तो फिर बीमारी के पलट के आने की संभावना कम रहती है। जबकि अगर तीसरी-चौथी स्टेज में मरीज पहुंच गया है, तो फिर उसमें कितना ही हम लोग मुश्किल इलाज करें, वैसे रिजल्ट नहीं होते जैसा कि स्टेज 1 में। तो क्योर रेट जो है उनका, वो कम होता कम हो चला जाता जाता है। है। जी। हाँ। कीमोथेरेपी की अगर बात करें जो कि इलाज की एक प्रक्रिया है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट कितने हैं? देखिए, कीमोथेरेपी जो है ये एक ऐसी विधा है जिसमें कि जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैली हुई जी, हैं। ये इंजेक्शंस होते हैं कीमोथेरेपी के, दे आर एंटी कैंसर ड्रग्स, और इनको नस में दिया जाता है, जैसे कि ड्रिप चढ़ाते हैं तो जी। ड्रिप के साथ में वो इंजेक्शंस को मिक्स करके दिया जाता है। ये दवा जो है नस के माध्यम से पूरे शरीर में फैलती है, हुँ, हुँ। और फिर जहाँ-जहाँ कैंसर के सेल्स हैं वहाँ-वहाँ ये अपना काम करती है। ओके। तो इसमें इनका जो टारगेट होता है वो होता है कैंसर सेल्स, यानी कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। जी, तो जैसे कि वो अबनॉर्मल सेल्स को किल कर रही हैं, तो कुछ शरीर के नॉर्मल सेल्स भी वो उसके, भी जी, कहना चाहिए, उसके इफेक्ट में आ जाते हैं। जी। तो उसमें सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो हमें सामने से दिखता है, जो ज्यादातर दवाइयों की वजह से होता है, उसमें बाल झड़ जाते हैं। दूसरी बात, थोड़ी वीकनेस आती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी काउंट्स जो हैं, जो हमारे रोग जी, प्रतिरोधक व्हाइट ब्लड क्षमता जो कार्पस हमारी जी। होती है व्हाइट ब्लड सेल्स की, जी, जी, जी। वो उनमें कमी आ जाती है। हुँ, कभी-कभी प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से कभी-कभार ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। तो बेसिकली पेशेंट की जो है इम्यूनिटी कम रहती है, थोड़ी-सी कमज़ोरी होती है, जी, लेकिन वो 1 डेढ़ हफ्ते के बाद में पेशेंट ठीक होने लगता है। ओके। तो अक्सर सुनने में आता है कि आयुर्वेद में कैंसर का पूरी तरह इलाज है या तो जड़ी-बूटियों के या गिलोय करके कोई दवाई है। तो आप कितनी सहमत हैं इससे? देखिए, साइंटिफिक स्टडीज़ का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि आयुर्वेद में क्या साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं, हुँ, हुँ। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ये पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती ये चीज़ें, ये तो फॉर श्योर है कि ये वाली जो गिलोय और दूसरी जड़ी-बूटियाँ हैं, जो दे आर नॉट एंटी कैंसर ड्रग्स, बट येस, दे डेफिनिटली बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। हुँ, तो इम्यूनिटी अगर जब बेहतर होती है, तो कैंसर से लड़ने की क्षमता, उसकी ट्रीटमेंट को सहन करने की क्षमता, वो सब बहुत हद तक बढ़ जाती है। जी। ये बताइए कि कैंसर के इलाज के बाद या ऑपरेशन के बाद अक्सर देखा गया है कि रोगी को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, कि इन्फेक्शन ना हो, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो इस हाँ। पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कुछ-कुछ तो इफ़ेक्ट कैंसर का अपना होता है, क्योंकि कैंसर जो है वो शरीर को कमज़ोर बना देता है, इम्यूनिटी को डाउन कर देता जी। है। तो इसलिए पेशेंट की जो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो जभी भी वो एक्सपोज़ होगा इन्फेक्शंस को, हुँ, स्पेशली उनमें जिनमें कीमोथेरेपी लगी है। तो कीमोथेरेपी लगने से, जब हमने बताया कि डब्ल्यूबीसी काउंट्स कम कम हो हो जाते जाते हैं। हैं, जी। तो ऐसी स्थिति में जैसे किस रूम के एक भीड़ भरे कमरे में पहुँचा वो, कहीं कोई किसी को खाँसी-ज़ुकाम है, सर्दी है, हुँ, हुँ। तो और लोगों को असर नहीं होगा, लेकिन जो कैंसर का पेशेंट है, जो ऑलरेडी जी, ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहा है, जी। उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि भई, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर है, तो भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ना नहीं, जाएँ। ना जाएँ, बिल्कुल ऐसे नहीं। लोगों से ना मिलें जो ऑलरेडी संक्रमित हों। हुँ, घर हुँ। में भीड़ ना हो कि लोग मिलने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग देखने आ रहे हैं। साफ-सफाई का ध्यान रखा जाए। और फूड हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो कच्ची चीज़ें खाते हैं जो कि साफ-सुथरी नहीं है, या रोड जी, साइड का कुछ खा लिया, तो फिर उनका पेट खराब होने का, पेट में इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जी। ये बताइए कि कैंसर क्या आनुवांशिक बीमारी है?
और अगर हाँ, तो कितने % खतरा है नेक्स्ट जनरेशन के लिए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि मेरे पास हर दिन ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं और ऐसे लोग मिलने आते हैं कि जिनको ये डाउट होता है कि भई हमारी माताजी को कैंसर है जी, तो कहीं बच्चों में तो नहीं होगा। जी, तो पहली बात तो ये कि कैंसर आनुवांशिक बीमारी नहीं है। ओके, कुछ-कुछ कैंसर्स हैं जो फैमिलीज़ में रन करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ओवरी का कैंसर हुआ, ये टोटल कैंसर के केसेज़ के 5 से 10% ही होते हैं जो कि ओके, फैमिली में रन करते हैं। जी, और उसमें आपको एक टिपिकल हिस्ट्री मिलेगी परिवार की कि उस परिवार में नानी को कैंसर था, मौसी को कैंसर था, सब बहनों को कैंसर था, फिर इनको कैंसर हुआ। तो वो एक अलग तरह की हिस्ट्री मिलती है, जो कि ईज़िली आइडेंटिफाइड रहती है कि प्लस उनमें कैंसर जो हैं वो यंग एज में होते हैं। जो ओके। आनुवांशिक कैंसर हैं वो थोड़ा यंगर एज ग्रुप में होते हैं एज़ कम्पेयर्ड टू ओल्डर एज ग्रुप्स। तो क्या कोई ऐसी वैक्सीनेशन या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू पहले ही इसे रोका जा सके? अ, वैक्सीन की अगर हम बात करें तो सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन बनी है। सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा का या बोलते हैं बच्चेदानी के मुँह जी, का कैंसर जो जी, एक कॉमन लैंग्वेज में यूज़ जी, करते हैं। जी, तो वो ऐसा पाया गया है कि 90-95% जो वो कैंसर हैं, वो एक तरह के वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, ओके, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। ठीक है। और उसके अगेंस्ट वैक्सीन अगर बच्चियों को लगा दी जाए यंग एज में, हुँ, बिफोर दे गेट एक्सपोज्ड टू सेक्सुअल एक्टिविटी, तो उनका काफ़ी हद तक इस कैंसर से बचाव हो बचाव सकता हो है। सकता है, जी। फीमेल्स में किस तरह के कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन हैं और इनके बचाव या सावधानियाँ क्या हैं? देखिए एक समय था कि हमारे भारत में सर्विक्स का कैंसर महिलाओं में सबसे कॉमन था और उसका कारण ये था कि रूरल पॉपुलेशन है ज़्यादातर, जानकारी की कमी है, जी। तो उसके सिम्पटम्स को समझ नहीं पाते हैं, प्लस हाइजीन कमज़ोर है, डाइट कमज़ोर है, हुँ, हुँ, तो ऐसे हुँ। में शरीर में कमज़ोरियाँ हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा हैं, हाइजीन पुअर है, उस वजह से सर्विक्स के कैंसर ज़्यादा हुआ करते थे। ओके। लेकिन अब विथ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, हुँ, हुँ। अब ब्रेस्ट कैंसर जो है वो नंबर 1 पे आ गया है जी, हमारे देश में बिल्कुल, महिलाओं का। बिल्कुल। और ये सबसे कॉमन कैंसर है और इसमें एक बहुत अलार्मिंग बात जो थोड़ी चिंताजनक भी है वो ये है कि ये यंग लड़कियों में अब काफ़ी हद होने लगा है। जी। तो डाइट को लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि एक सामान्य व्यक्ति को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हम ऐसा क्या करें कि हम कैंसर से बचे रहें, हम ऐसा जी, क्या खाएँ-पिएँ, ऐसा क्या करें? बिल्कुल। तो देखिए कैंसर जो है ये एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ की तरह है कि इसमें कोई एक कॉज़ एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि मैंने ये खाया तो इससे हो गया, ये नहीं खाया तो हो जी, गया। कुछ कैंसर ज़रूर हैं जो जिनमें डायरेक्ट कॉज़ एंड इफ़ेक्ट है, जैसे कि तम्बाकू खाने वालों तम्बाकू, में मुँह के कैंसर होते हैं, बिल्कुल। सिगरेट पीने वालों को लंग के कैंसर होते हैं या एक्चुअली सिगरेट का स्मोक तो शरीर में बहुत सारे कैंसर्स का कारक होता है। तो ये सब व्यसनों से बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात है कि डाइट में हम अपनी डाइट में एक नेचुरल डाइट जो होती है, एक बैलेंस्ड डाइट होती है, जिसमें हम ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल करें। मतलब फ्रेश जो भी फ्रेश फ्रूट हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, जिसको जी, कहते हैं कलरफुल प्लैटर। जी, ए कलरफुल प्लैटर इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। तो ये बताइए सप्लीमेंट्स का क्या रोल है? या जो हम विटामिन ई के कैप्सूल हैं या तो इन्हें क्या आजकल हर व्यक्ति ये यूज़ कर रहा है, तो क्या डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए या फिर लोग जैसे ले रहे हैं, ले सकते हैं? सबसे अच्छा तो यही होगा कि डॉक्टर की सलाह से ही लिए जाएँ, जी, क्योंकि डेफ़िशिएंसीज़ होती हैं, अच्छा खाने वालों में भी अब जैसे विटामिन डी है, ये हम लोगों को और कोई तरीके से नहीं मिलता है, उसके लिए जी, हमको धूप या तो हम धूप में एक्सपोज़्ड हों अच्छी तरीके से जो बिल्कुल। जो करने का हमारे में से किसी के पास समय नहीं होता है। टाइम भी नहीं है और आजकल तो लोग बचते हैं धूप से कि हाँ, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो एग्ज़ैक्टली। जाएगा और अगर निकल तो भी रहे हैं तो सनस्क्रीन यूज़ सनस्क्रीन कर रहे हैं। लगाकर यूज़ कर रहे हैं। जी, तो इसीलिए कुछ-कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनकी डेफ़िशिएंसीज़ कॉमन है, जैसे कि वेजिटेरियन डाइट में बी12 की मात्रा काफ़ी कम होती जी। है। तो फिर हम लोग जो वेजिटेरियंस हैं उनको बी12 के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो डी, बी12, कैल्शियम, हुँ, हुँ, कैल्शियम भी हुँ। अब हम मिल्क मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स उतना नहीं ले पाते बिल्कुल, जितना कि हमारी बढ़ती उम्र में हमारी बोन्स को ज़रूरत है, हमारे शरीर को ज़रूरत है। तो जी, ऐसी स्थिति में हम लोग को सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये चीज़ ऐसे अपनी मर्ज़ी से ना करें, अपने जी, डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी और फिर आजकल प्योरिटी की भी प्रॉब्लम है।
दूध पी रहे हैं हम हाँ। 1 गिलास, लेकिन वो बॉडी में कितना जा रहा है ये भी हाँ, हाँ, एक बड़ी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। तो अब ये बताइए आप हमें कि जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, महिलाएँ कैसे अपने आप को ऑब्जर्व कर सकती हैं? किसी प्रॉब्लम अगर उन्हें समझ आ रही है तो उसके लिए आप कुछ बताएँ? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए ये एक टेक्निक है जिसको हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। जी। इसमें महिलाएँ खुद अपना स्वयं चेकअप करें, महीने में 1 बार किया जाता है और उससे कोई भी ब्रेस्ट में चेंजेज़ होंगे तो जल्द से जल्द पता चल जाएँगे। जी। आपको मैं एक बात बताऊँ कि जो वेस्ट में है या हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो जी। वहाँ पर आम तौर पर जो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज़ होता है, हुँ, हुँ। वो एक एवरेज साइज़ ऑफ मटर के दाने जितना ओके। होता है। हुँ। और हमारे यहाँ जो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज़ होते हैं वो एवरेज साइज़ इज़ अ लार्ज लेमन, ओके। बड़े नींबू के साइज़ हुँ, के हुँ, हुँ, हुँ। कैंसर्स हैं वो डायग्नोज़ होते हैं। तो जी। कारण यही है कि हम हमारे पॉपुलेशन में अवेयरनेस कम है। अगर हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन को रेगुलरली करें, हुँ, हुँ। तो ब्रेस्ट में होने वाला कोई भी परिवर्तन होगा तो जल्द से जल्द हमें उसके बारे में पता चल पता चल जाएगा। जाएगा, फिर उतनी जल्दी हम उसका इलाज कर हाँ, पाएँगे। जी। हाँ। तो इसमें मैं आपको पूरी टेक्निक भी जी, थोड़ा बिल्कुल। शॉर्ट में बता बिल्कुल, देती हूँ बिल्कुल क्योंकि बताएँ। ये हमारे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़रूरी है जी, बिल्कुल। कि हर महिला को अपने ब्रेस्ट की एग्ज़ामिनेशन महीने में 1 बार ज़रूर करनी चाहिए। आइडियली जब पीरियड एंड होता है, उस दिन आप इसको इसको करें। इसमें एक विजुअल एग्ज़ामिनेशन होता है जिसमें कि आप स्वयं को अच्छे से देख कर के एग्ज़ामिन करते हैं और दूसरा होता है पैल्पेशन जिसमें कि अपने फ्लैट ऑफ हैंड से अपने ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन किया जाता है, हल्के हाथों से गोलाई में घुमाते हुए। तो उसमें अगर कोई गाँठ होगी तो आपको तुरंत पता चलेगी। जी, और जी, जब 2, 3, 4 महीने खुद को एग्ज़ामिन करते हैं तो फिर पता चल जाता है कि मेरा नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा है। जी। तो वो अगली बार कुछ अगर कोई चेंज आता है या कोई हुँ, गाँठ हुँ, आती है हुँ। तो जी, महिलाएँ ईज़िली उसको पकड़ सकती हैं। ओके। एक और बताइए आप लोगों में बड़ा डर है इस चीज़ को लेकर कि अगर ऑपरेशन होता है या फिर औज़ार लगने से कैंसर तेज़ी से फैलता है। ये सच है या मिथ है? देखिए, अगर औज़ार लगने से कैंसर फैल रहा होता, जी। तो हम इतना बड़ा पाप नहीं कर रहे होते जी। आज। जितने जी। भी कैंसर सर्जन्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। जी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसके जो हमारे और पेशेंट के ट्रीटमेंट के बीच में बहुत हद तक आड़े आता है, हुँ। कि मरीज़ ये समझते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि कैंसर का बढ़ना और फैलना उसका अपना स्वभाव है। अगर मैं लाख कोशिश कर लूँ कि मैं किसी का कैंसर बढ़ा दूँ या फैला दूँ, मैं नहीं कर सकती ऐसा। हुँ। ओके। बायोप्सी करना, ऑपरेशन करना ये पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है। इससे हम बच नहीं सकते और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। जी। बिना बायोप्सी किए हुए, बिना टिश्यू डायग्नोसिस के हम कैंसर को कैंसर लेबल नहीं कर सकते। सिर्फ़ ओके। आँखों से देख कर के, हाथ से छू के हम नहीं बता सकते कि ये कैंसर है या नहीं है। जी। सस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्फर्मेशन और फिर जो टिश्यू हमें मिलता है बायोप्सी करने पे जो हमें टुकड़ा मिलता जी, है, उसकी जी, जाँच डिटेल्ड होती है और उससे हम हमारे ट्रीटमेंट पे बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल। और ऑपरेशन जहाँ तक सवाल है तो ऑपरेशन हर कैंसर का ज़्यादातर सॉलिड ट्यूमर्स जो हैं, उनमें ऑपरेशन सबसे बेहतर इलाज होता है क्योंकि वो ही एक तरीका है जिससे कि कैंसर को जड़ से निकाल के अलग कर दिया जाता है। जी। ये बताइए आपको हेल्थ केयर एक्सीलेंट अवार्ड भी मिल चुका है। तो आपकी फीलिंग क्या थी उस समय और कैसा आपको उस बारे में कुछ बताइए हमें? ये जब मैं पटना में थी, मैंने वहाँ कै महावीर कैंसर संस्थान में लगभग 10 साल अपनी सेवाएँ दी हैं। जी। तो जब मैं वहाँ गई थी तब डिपार्टमेंट बड़ा प्रिमिटिव स्टेज में था। हुँ, हुँ। तो वहाँ जा कर के मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उस डिपार्टमेंट को पूरा सुचारू रूप से चलाने के लिए। जी, जी। तो वो डिपार्टमेंट को हमने प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। फिर हम लोगों ने वहाँ पर बहुत सारी नई-नई चीज़ें जो पहले नहीं होती थी वहाँ पर बिहार में, वो कैंसर सर्जरी के क्षेत्र में शुरू की। जैसे कि माइक्रोवास्कुलर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, यानी जिसमें कि शरीर के एक हिस्से से टिश्यूज़ निकाल कर के दूसरे हिस्से में लगा के उसकी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। ओके। तो जैसे हम लोग मुँह के ऑपरेशन करते हैं कैंसर के, तो जबड़े की हड्डी निकाल देते हैं अच्छा। या फिर ऊपरी जबड़े की हड्डी निकाल देते हैं या बहुत सारा गाल का टिश्यू निकल जाता है, जी, तो एक गड्ढा सा बन जाता है। जी, तो उसको भरने के लिए दूसरे हिस्सों से जैसे कि जी। पैर से एक हुँ। हड्डी होती है जिसको कि फिबुला कहते हैं, जी। वो हड्डी को निकाल कर उसकी खून की नसों के साथ में उसको गले की नसों से हम लोग माइक्रोस्कोप में हुँ, हुँ, जोड़ते हैं। हुँ, तो हुँ। वो काफ़ी एडवांस सर्जरी है जो कि वहाँ नहीं होती थी पहले बिहार में, जो हमने शुरू की। इसके अलावा हमने वहाँ पर फेलोशिप्स भी शुरू की जिसमें जी, कि जूनियर सर्जन्स को ट्रेन किया जाता था।
तो वहाँ 2 फेलोशिप्स मैं चलाती थी, जिसमें ओके। कि एक मुँह के कैंसर्स की थी और दूसरी गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स, मतलब जो महिलाओं के कैंसर हैं उसमें सर्जन्स को ट्रेन किया जाता था। ओके। तो तो ये बताइए कि ओवरऑल फिट रहने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगी आप? देखिए, फिज़िकल और मेंटल 2 तरह की फ़िटनेस का हमको ख़्याल रखना है। हुँ, हुँ। फिज़िकल फ़िटनेस के लिए तो हम सब जानते हैं कि हमको अच्छा खाना है। आजकल सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बिल्कुल। एवरीबॉडी नोज़ जी। एवरीथिंग अबाउट स्टेइंग फिट एंड हेल्दी। और हुँ, हुँ। अब तो फ़िटनेस का जैसे एक वो चलन सा हो गया है कि बिल्कुल। एवरीबॉडी इज़ इंटू दैट। तो फिज़िकल एक्सरसाइज़ बहुत अच्छी बात है, अच्छा खाएँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है मेंटल हेल्थ। बिल्कुल। क्योंकि आज की इस दौड़-भाग भरी ज़िंदगी में अपने मन को शांत रखना, अपने मन को अपने हिसाब से चला पाना, ये मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल सही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फिट रहने के लिए फिज़िकल तो हम करें ही करें, अपना वेट अच्छा मेंटेन करके रखें, क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स का भी कॉज़ होता है ओबेसिटी। जी। क्योंकि देखो, कैंसर में ना एक चीज़ नहीं होती कि एक कॉज़ एंड इफ़ेक्ट हो गया, देयर आर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स जिसको हम बोलते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, पेट का कैंसर, कोलन कैंसर होता है, बहुत सारे कैंसर्स हैं जो कि मोटापे से रिलेटेड हैं। तो हमें मोटापा तो आने ही नहीं देना है। जी। और सबसे ज़्यादा ख़्याल महिलाओं को रखना होता है, क्योंकि वो अपने परिवार की सेवा में, अपने काम के लोड में अक्सर अपनी केयर करना भूल जाती हैं। बिल्कुल। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपनी हेल्थ का, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस का ख़्याल रखें, अपनी मेंटल फ़िटनेस का भी उतना ही ख़्याल रखना ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि स्ट्रेस से कोई भी अछूता नहीं है। आज के समय में तो बिल्कुल, छोटे-छोटे बच्चे बच्चे भी तक बिल्कुल ये सही शब्द कहा। यूज़ करने लगे हैं, जी। तो हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, अगर हमें हेल्दी रहना है और फिट रहना है तो। तो आपने मेंटल हेल्थ की बात की, तो क्या आप टिप्स देना चाहेंगी? क्या करना चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए? देखिए, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल रहता है। हुँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने साथ समय बिताना। अगर आप अपने साथ बैठना सीख गए, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को, यंगस्टर्स को, जो अकेले रह ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल। 5 मिनट भी उनको मोबाइल चाहिए, उनको कोई कुछ बात ना करने कुछ को चाहिए। चाहिए, किसी को बिल्कुल। कॉल करना है, फ़ोन देखना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये स्थिति सिर्फ़ बच्चों की नहीं, यही स्थिति अडल्ट्स की भी है, कि वो बिल्कुल। अपने साथ समय नहीं बिताते। और जब तक हम अपने साथ समय नहीं बिताएँगे, हमको हमारी समस्याओं का हल नहीं मिलेगा। बाहर बिल्कुल। नहीं मिलता, क्योंकि हल हमको सारे अपने अंदर ढूँढने होते हैं। बिल्कुल। तो रिलैक्सेशन के लिए बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, हुँ, जो हुँ। बहुत हेल्प करती हैं। जी। इसके अलावा बहुत अब आजकल तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पॉज़िटिव थिंकिंग में मदद करती हैं, जी। या आप कैसे हर समय पॉज़िटिव रह पाएँ। और इसके अलावा यस, मेडिटेशन जो है वो तो है ही ख़ैर। बिल्कुल। तो चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो कि कैंसर वो डरावना शब्द नहीं है कि इसकी तो लाइफ ख़त्म है। हुँ, हुँ। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर कैंसर जो हैं वो ट्रीटेबल हैं, क्योरेबल हैं, ब बशर्ते कि हम उनको अर्ली स्टेज पर पहचान लें। तो अगर हमको ये जानना है कि हमारे शरीर में कैंसर है या नहीं, तो कुछ इसके वार्निंग साइन्स होते ओके। हैं। एक, कोई भी पेनलेस गाँठ, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गाँठ अगर पल रही है, स्पेशली अगर वो पेनलेस है, यानी कि दर्द नहीं करती है, लेकिन आकार में लगातार बढ़ रही है, तो जी। वो कैंसर की गाँठ हो सकती है। जी। ये मेरी महिलाओं से रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है कि अपने शरीर में होने वाले चेंजेस को नज़रअंदाज ना करें। सिर्फ़ इसलिए कि ब्रेस्ट में गाँठ है, वो दर्द नहीं करती, तो हम किसी को नहीं बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि यही गाँठ है जो आगे चल कर के इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर जब तक डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, तो वो लाइलाज हो चुकी होती है। जी। तो कोई भी पेनलेस गाँठ हो गई। इसके अलावा कोई घाव, स्पेशली जो तम्बाकू गुटखा खाते हैं, उनके मुँह में छाले होते हैं, जी। और अगर कोई छाला साधारण ट्रीटमेंट से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में नहीं भर रहा है, तो उसमें इलाज ना कराते रहें। आप ज़रूर अपने स्पेशलिस्ट से मिलें, ताकि वो कैंसर, क्योंकि वो कैंसर का छाला हो सकता है। जी। इसके अलावा खाना निगलने में अगर तकलीफ है, ये जी। अन्न नली, आहार नली के कैंसर का सिम्पटम हो सकता है। ओके। फिर महिलाओं को माहवारी में अत्यधिक इर्रेगुलर ब्लीडिंग होना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, जी। या फिर ऐसा कोई डिस्चार्ज होना जो स्मेल करता हो, हुँ, हुँ। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज जिसको हम कहते हैं, ये सब कैंसर के लक्षण होते हैं।
इसके अलावा बिना कारण भूख नहीं लगना, बिना कारण वेट लॉस होना, ये खुशी की बात नहीं है कि हमारा तो वेट गिर रहा है, इसमें ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई तरह की स्वेलिंग है, गांठ है, इसके अलावा आवाज़ में कोई परिवर्तन है, आपकी ब्लैडर बावल हैबिट्स में कोई परिवर्तन है, इसके अलावा ब्लीडिंग हो रही है, अगर कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, खांसी में ब्लड आ रहा है, स्टूल में ब्लड आ रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, महिलाएं ऐसी हैं जिनके लैट्रिन में ब्लड आता है, वो किसी को बताती नहीं है, या उनको फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज है, वो किसी को बताती नहीं। छुपाना तो है ही नहीं। अगर शरीर में कोई भी परिवर्तन आ रहा है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर अपने डॉक्टर से मिलें। इसके अलावा आप अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखें, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, वो जो कि बहुत ज़रूरी है। अपना मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखें, अपने साथ टाइम बिताएं, खुद से प्यार करें। तो जैसा आपने बताया कि आप बचपन से डॉक्टर ही बनना चाहती थी, पर कैंसर सर्जन ही बनना था, ऐसा क्यों? देखिए, बचपन से तो ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कैंसर में कुछ करूंगी या मैं जी, कैंसर सर्जन बनूंगी। जी, हालांकि सर्जरी में मुझे इंटरेस्ट ज़रूर था, जी, पर मेरा ओवरऑल प्लान ये था कि मुझे यूएस जाना था, ओके, क्योंकि मेरे ब्रदर जो हैं वो पहले से यूएस में थे, जी, और मेरे को बस एमबीबीएस खत्म करने का इंतजार में कर रही थी कि एमबीबीएस पूरा हो तो फिर मैं अपनी एंट्रेंस दे करके यूएस जाऊं। लेकिन फाइनल ईयर एमबीबीएस जब मेरा चल रहा था, तब मेरे पिताजी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ओह, एंड अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हिम इन 2 years टाइम। हुँ, तो फिर मैंने तय कर लिया कि नहीं, अब मुझे कहीं नहीं जाना है, अब मुझे अपने देश में ही रहना है और इसी फील्ड में मुझे अपना काम करना है। ओके। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी एजुकेशन जगह-जगह से हुई, इंदौर से और काफ़ी, और आपने काम भी काफ़ी जगह किया है, तो जबलपुर आना कैसे हुआ? देखिए, मेरे पास जबलपुर आने से पहले बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैंने आपको बताया कि मैं पटना में थी और वहाँ मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, जी, अपने कैंसर सर्जरी जी, डिपार्टमेंट के। मेरे अंडर करीब 40 सर्जन्स ट्रेन हो चुके थे, ओके। और 8-10 सर्जन्स मेरे अंडर काम करते थे। हुँ, हुँ, लेकिन अपना देश, अपना स्टेट तो अपना होता है, तो जी, मैं वापस एमपी आना चाहती थी, और यहाँ पर भी मेरा परिवार है, तो मेरा ननिहाल है। ओके, और फिर कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि परिवार में ही और एक कैंसर अच्छा, हो गया, ओह! तो उसने मुझे यहाँ खींच लिया। ओके, बिल्कुल। ये और बताइए कि आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो फैमिली भी है आपकी, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट कर पाती हैं आप? देखिए, टाइम मैनेजमेंट चॉइस नहीं है हमारी, हुँ, टाइम मैनेजमेंट तो करना ही है, पड़ता है। करना ही है। जी, ये हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, बस चॉइस ये नहीं है है। कि प्रेशर में आके ना करें, जो कर रहे हैं वो खुशी-खुशी करें। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हुँ, हुँ, क्योंकि मेरे तो 10-10, 12-12 घंटे की भी सर्जरीज़ होती हैं, तो कभी-कभी सुबह से रात तक मैं घर नहीं पहुँचती हूँ। बिल्कुल, लेकिन मेरा परिवार जो है वो बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, इसलिए मेरे लिए सब कुछ संभव हो जाता है। जी। और दूसरा, मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं जो करती हूँ वो मैं एन्जॉय करती हूँ। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ मैनेज कर रही हूँ, हुँ, हुँ, वो हुँ। सब अपने आप होने लगता है। चलिए, एक और आखिरी सवाल आपसे कि प्रीति जी फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? फ्री टाइम तो एक्चुअली होता ही होता नहीं ही नहीं है। है। लेकिन जी। हाँ, मुझे मी टाइम बहुत पसंद है, हुँ, हुँ। कि जब भी मैं फ्री हूँ तो मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। मैं किताबें पढ़ती हूँ, या मैं कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, देखती हूँ, उससे मुझे काफ़ी ओके, रिलैक्सेशन मिलता है। जी। बाकी मैं अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके। तो थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के थैंक यू लिए। सो मच। थैंक्स अ लॉट। जी। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर प्रीति जैन जी से, जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी पर हमारे साथ काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। उम्मीद करते हैं इससे लाभ आप ज़रूर उठाएँगे। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।